तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का, जिस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। यानी डीसी मशीन क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और साथ ही साथ वो किस तरीके से वर्क करता है, उन वर्किंग प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हमारा जो कंप्लीट सिलेबस का रिव्यू था यूनिट नंबर 4 का, कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, उन सारी चीजों को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन क्या होता है। तो डीसी मशीन की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, अ डीसी मशीन इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। यानी कहने का मतलब क्या है कि डीसी मशीन एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम बेसिकली डीसी मशीन का यूज करते हैं। यही इस पॉइंट के अंदर बताया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, इट कैन कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिकल पावर, जिसे हम लोग ईआई कहते हैं, इनटू द मैकेनिकल पावर ओमेगा टी। यानी ये जो आपका जो कह सकते हैं जो डीसी मशीन है, वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने का काम करता है, एंड इज कॉल्ड अ डीसी मोटर, जिसे हम लोग डीसी मोटर कहते हैं। यानी कहीं पे अगर डीसी मोटर लिखा है या फिर डीसी मशीन लिखा है तो उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ऑल दो पॉइंट वही है जो कि आपका डीसी मशीन का है। तो दोनों चीजें सिमिलर ही है, उनमें ज्यादा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आप उन चीजों को लिख सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि while when it converts mechanical power into the DC electrical power, it is called a DC generator। यानी जब आप कन्वर्ट करते हैं, यानी जो मैकेनिकल जो पावर होता है वो कन्वर्ट होता है डीसी इलेक्ट्रिकल पावर में, तो उस कंडीशन में जो आपका कंसेप्ट निकल के आता है, उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं। यानी जो डीसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप शादी ब्याह में जनरेटर्स का यूज होता होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मैकेनिकल पावर होते हैं उससे हमें इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, मिलती है, जिनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो वर्क करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर बेसिकली टू मटेरियल यूज इन डीसी मशीन। यानी डीसी मशीन में दो मटेरियल्स यूज होते हैं। पहला आपका होता है कम्यूटेटर, दूसरा होता है ब्रूस। तो कम्यूटेटर क्या होता है, इसमें कह रहा है कि इट इज ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी ये एक प्रकार का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज built up of wedge-shaped segment of high conductivity hard-drawn copper to reduce its wear and tear. Segments are insulated from each other by the 0.8 mm thick mica। यानी ये जो कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाई कंडक्टिविटीज सेगमेंट से बना होता है, और 0.8 mm जो आपका थिक माइका होता है इसके अंदर यूज होता है। अगला आता है ब्रूस। ब्रूस क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि ब्रूसेस आर housed in box type brush holder attached to the स्टेटर इंड कवर। यानी जो स्टेटर इंड कवर होता है उससे ये चीजें अटैच होती हैं, और द स्टेटर योक एंड ब्रोसेस आर मेड अप ऑफ कार्बन ऑफ फॉर स्मॉल डीसी मशीन एंड इलेक्ट्रो ग्रेफाइट फॉर ऑल द डीसी मशीन। यानी जो आपका ब्रूस होता है वो बना होता है कार्बन से एक स्मॉल डीसी मशीन के लिए, और सारे इलेक्ट्रिकल जो आपके इलेक्ट्रो ग्रेफाइट से बना होता है सारे डीसी के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, और आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डीसी मोटर का यानी डीसी मशीन जो है, इसका एक फिगर दिया गया है। इस फिगर को आप लोग नीट एंड क्लीन बनाइएगा, क्योंकि फिगर का इंप्लीमेंटेशन बेहद जरूरी है। अगर इस एग्जामिनेशन में आता है कि एक्सप्लेन, या फिर कहता है कि डिफाइन द डीसी मशीन एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, तो इन सारी चीजों में कुछ छूटे ना छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो फिगर है वो छूटना नहीं चाहिए। पॉइंट्स एक दो कम रहे चलेंगे, लेकिन फिगर्स का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी होता है। तो कंस्ट्रक्शन में फिगर बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यॉक ऑफ फ्रेम दिया हुआ है, साथ ही साथ कुछ और भी चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी आपको। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा आप इंप्रूव करिएगा, क्योंकि फिगर को अटैच किया गया है, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, और चीजों को सारे जो सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट को अकेले ही हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अटैच कर दिया जाए। ऑल ओवर चीजें आपको समझानी ही है। यहाँ पे एयर गैप दिया गया है, यहाँ पे आपका लेमिनेटेड आर्मेचर कोर दिया हुआ है, स्लोट दिया हुआ है, यहाँ पे तीथ दिया हुआ है, और ये आपका पोल से है, और यहाँ पे आपका बेस दिया हुआ है, ये आपका पोल केयर है। और ये देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें क्या है यहाँ पे आपको बताई गई है, कि वी नो डैट एवरी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन मस्ट प्रोसेस वन सेटर, और जिसे हम लोग स्टेशनरी मेंबर्स कहते हैं, एंड सेकेंड रोटेटर और रोटर फॉर रोटेटिंग मेंबर्स। यानी पहला जो होता है वो किसके लिए होता है, स्टेशनरी मेंबर्स के लिए, और दूसरा जो होता है वो रोटेटिंग मेंबर्स के लिए होता है।
and in a DC machine the field winding is on the stator and the armature winding is on the rotor। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपका डीसी मशीन होता है उसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो किस पे लगा होता है, स्टेटर पे लगा होता है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो किस पे होता है, रोटर पे होता है। आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ टू पोल डीसी मशीन इज डायग्रामेटिकली shown in figure 1.4.1। तो ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका टू पोल डीसी मशीन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टेटर ऑफ अ डीसी मशीन कंसिस्ट ऑफ योक, यानी आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीजों को ये कैरी कर रहा है, जिसमें आपका योक है जिसे हम लोग फ्रेम भी कह सकते हैं, और उसके बाद फील्ड वाइंडिंग है, इंटरपोल्स है, और आपका जो कह सकते हैं कॉम्पेंसेटिंग है, वाइंडिंग्स है, ब्रशेस है एंड इंड कवर्स है। तो ये आप देख सकते हैं, और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि रोटर्स कह रहा है कि रोटर कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर वाइंडिंग कम्युलेटर एंड शाफ्ट। यानी जो आपका रोटर है, जो रोटर वो किसी चीजों को कंसिस्ट करके रख रहा है, आर्मेचर कोर को कंसिस्ट कर रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग को कंसिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ कम्यूटेटर को और शाफ्ट को कंसिस्ट कर रहा है। अब योक क्या होता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में पूरा डिटेल हमको क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है इट हैज मेनली टू फंक्शन, यानी जो आपके योक होता है इनका दो फंक्शन होते हैं। पहला ये होता है कि इट प्रोवाइड्स द पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एंड कैरीज द हाफ ऑफ इट, यानी ये प्रोवाइड करता है एक पाथ को किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई के लिए, और जो आपका कैरी करता है किसको, हाफ ऑफ इट, यानी उसके हाफ को ये कैरी करके चलता है। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द होल मशीन, यानी ये जितने भी मशीन्स होते हैं उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड योक इज मेड ऑफ अनलेमिनेटेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो लेमिनेटेड होते हैं उनसे ये बनता है। अगला आपका है फील्ड पोल्स। तो इसमें कह रहा है कि फील्ड पोल्स कंसिस्ट ऑफ अ पोल कोर एंड द पोल शो, यानी जो आपका फील्ड पोल्स होते हैं वो किसको कंसिस्ट करते हैं, पोल कोर को कंसिस्ट करते हैं, और जो पोल शो होते हैं उनको कंसिस्ट करते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द पोल कोर इज मेड फ्रॉम द कास्ट स्टील बट द पोल शो इज लेमिनेटेड एंड फिक्स्ड टू द पोल कोर प्रॉपरली, यानी जो आपका पोल कोर होता है वो किससे बना होता है, कास्ट स्टील से बना होता है, लेकिन जो पोल शो होता है वो लेमिनेट होता है और फिक्स्ड होता है, और जो आप कह सकते हैं कि जो पोल कोर होता है प्रॉपरली उन पे फिक्स होता है। एंड द लेमिनेटेड पोल इज वेल्डेड और बॉइल्ड टू द योक। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आपका फील्ड, और जिसे हम लोग कह सकते हैं, जिसे एग्जिस्टिंग वाइंडिंग कह सकते हैं, तो ये क्या होता है, तो इसमें भी बताया गया है कि ये सारी चीजें क्या है। तो चूंकि मैं इन चीजों को पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ऑल जो चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करनी है और चीजों को समझाना है, तो आप इसको खुद से पढ़कर समझ सकते हैं, कोई उतना बहुत बड़ा इशू नहीं होगा इसमें। वो जो आपका जो डीसी मशीन है उस मशीन में जो पार्ट्स हैं आपके, उन पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन इस पीडीएफ के अंदर, ये जो आपका पेज दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पेज के अंदर बताया गया, तो आप इसको खुद से भी लिख के अच्छी तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा और इनको कवर अप कर सकते हैं। और चूंकि लेंथ ज्यादा ना हो वीडियो का, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी से चीजों को समेट दिया जाए। अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। इसी के अंदर तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो डीसी मशीन होता है वो क्या होता है, साथ ही साथ उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन आता है कि डीसी मशीन को कितने भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिमिलर टू डीसी जनरेटर्स according to their field existence a DC motors can be classified as, यानी जो डीसी मोटर्स होते हैं उनको हम कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स। इसमें कह रहा है कि द कन्वोल्यूशनल डायग्राम ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज शोन इन फिगर 4.2a, यानी 4.2a का जो फिगर है उसको आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये आपका जो फिगर जो है वो आप ये फिगर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये फिगर किस चीज का है, जो आपके एक्साइटेड डीसी मोटर्स होते हैं सेपरेटली उसके लिए है। और इसका जो वोल्टेज इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, EV इज इक्वल टू V माइनस IA RA माइनस 2VB। ओके, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फंक्शनैलिटीज यहाँ पे दी हुई हैं, जो भी RA और आपका जो I है आपका, सारे वैल्यूज आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे। सेकेंड आपका टाइप आता है, वो आता है आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें कह रहा है कि दीज मोटर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज, यानी ये जो आपके सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर्स होते हैं इनको फर्दर हम कुछ और सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है शंट मोटर।
इसमें कह रहा है कि इट्स कन्वेंशनल डायग्राम इज शोन इन फिगर 4.2b, यानी 4.2b जो है वो शंट मोटर को डिफाइन करता है, जो कि आप देख सकते हैं ये जो शंट मोटर है यहाँ पे, ये जो देख सकते हैं शंट फील्ड यहाँ पे लिखा गया है, ये उस चीज को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आई एंड एस एच बेस में है, एस एच स्टैंड फॉर शंट इज इक्वल टू भी अपॉन आर ऑफ एस एच, और यहाँ पे इनटू में क्या है आई ए इज इक्वल टू, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई ए इज इक्वल टू आई एल माइनस आई एस एच, और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ई बी इज इक्वल टू भी माइनस आई ए आर ए माइनस टू भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, सेकंड आपका है सीरीज मोटर, तो इसमें कह रहा है कि इट्स कन्वोल्यूशनल डायग्राम इज शोन इन 4.2c, यानी 4.2c का जो फिगर है वो आप देख सकते हैं। ये फिगर आपको किसका रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, सीरीज मोटर का दे रहा है। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो आई एल इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ऑफ एस ई, और यहां से ई वी क्या बनेगा, भी माइनस आई ऑफ ए, और ब्रैकेट में आपका क्या होगा, आर ए प्लस आर ऑफ एस ई और माइनस टू वी एच। अब इसके अंदर जो तीसरा हमारा आता है क्लासिफिकेशन के अंदर वो आता है आपका कंपाउंड मोटर। तो इसमें कह रहा है कि इट्स कॉम्बिनेशनल डायग्राम इज शोन इन फिगर 4.2d, यानी जो सारे कॉम्बिनेशन का मिक्सचर्स होता है वो इसके अंदर आता है। देख सकते हैं ये जो फिगर आपके सामने दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आई एस एच क्या बनेगा, भी अपॉन आर ऑफ एस एच और कॉमा आई ए इज इक्वल टू आई एल माइनस आई एस एच कॉमा आई एस ई इज इक्वल टू आई ए, और इसका जो ईवी बनेगा वो क्या बनेगा, भी माइनस आई ऑफ ए इंटू आर ए प्लस आर ऑफ एस ई माइनस टू भी। ओके, और यहां पे कह रहा है कि इन ऑल द अबव वोल्टेज इक्वेशंस द ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप वी इज सम टाइम नेग्लेक्टेड सिंस इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, यानी कुछ समय, यानी बहुत सारी जगहों पे जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका ब्रूस वोल्टेज है उसको नेग्लेक्ट किया गया कि उसका उसका जो वैल्यू है वो काफी नेग्लिजिबल था, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया गया। एंड द कंपाउंड मोटर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, यानी जो कंपाउंड मोटर होता है उनका भी कुछ पार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला आपका है क्या है, वो है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस मोटर द फ्लक्स जनरेटेड बाय बोथ द वाइंडिंग्स इज इन द सेम डायरेक्शन, यानी फाई ऑफ आर इज इक्वल टू फाई ऑफ एस एस प्लस फाई ऑफ एस ई, ये आपका क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है फॉर द कंपाउंड मोटर। एंड सेकेंड आपका है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस मोटर द फ्लक्स जनरेटेड बाय सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज अपोजिट टू द फ्लक्स जनरेटेड बाय द शंट फील्ड वाइंडिंग, दैट इज फाई ऑफ आर इज इक्वल टू फाई ऑफ एस एच माइनस फाई ऑफ एस सी। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्कस किया, हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस किया। अब बारी आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मशीन, यानी डीसी मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है वीडियो सीरीज, थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा हो सकता है लेकिन चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। काफी कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पैराग्राफ में चीजें आपको दिख रही हैं उन चीजों को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ब्रेक करके पॉइंट वाइज लिख लें, जो कह सकती हैं एरो मार्क बना के जो पॉइंट वाइज लिखा जाता है, ताकि जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके लिए और चीजों को याद करना भी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इन डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी डीसी जनरेटर के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है इसमें ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दस मेड अवेलेबल इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रिकल लोड, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो अवेलेबल होता है, जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिकल लोड का उसके अकॉर्डिंग। And the basic principle of working of DC generator is Faraday's law of electromagnetic induction, which states that if there is a relative motion between a conductor placed in a magnetic field and in the field, a dynamically induced EMF is produced in the conductor। यानी जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है डीसी मोटर का, डीसी जनरेटर का, वो किस पे आधारित है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है, जो बताता है कि यदि कोई भी रिलेटिव मोशन है बिटवीन कंडक्टर्स के बीच में प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड के स्थान पे एंड इन द फील्ड अ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, तो उस कंडीशन में जो कह सकते हैं कि जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। And the direction of induced EMF depend upon the direction of magnetic field and the direction of motion and given by following right hand rule, यानी जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड होगा किस पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा जो दिया गया है, जो फेल्मिंग का राइट हैंड जो रूल है उस पे क्या होगा, वो डिपेंड करेगा। अगला
पॉइंट कह रहा है कि इन अ डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड द मैकेनिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ड्राइव सम मैकेनिकल लोड एंड कनेक्टेड टू द सेल ऑफ द मोटर। यानी जो डीसी मोटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये यूटिलाइज होता है फ्रॉम द ड्राइव ऑफ सम मैकेनिकल लोड, जो कनेक्ट होता है दो दूसरे आपके मोटर्स होते हैं उनसे। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द डीसी मोटर बेसिकली वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैकेनिकल फोर्स एक्ट ऑन इट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट द कंडक्टर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन अ डायरेक्शन डिपेंड अपॉन दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फील्ड एंड इज गिवन बाय द फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी जो डीसी मोटर होता है वो बेसिकली वर्क करता है इसके प्रिंसिपल पे, जब आपका करंट कैरी करता है कुछ कंडक्टर पे तो उस कंडीशन में फेल्मिंग राइट हैंड लॉ काम करता है, और उसमें अलग अलग सेक्टर जो है फोर्सेस जो है वो आपको दिखेंगे, जो डायरेक्शंस है वो दिखेंगे। तो सारी चीजें फेल्मिंग के राइट हैंड रूल अगर आपको नहीं पता है तो उनको जाइए अभी के अभी सर्च कीजिए, देखिए, तभी आपका ये पॉइंट क्लियर हो पाएगा। और यहाँ पे कुछ फिगर्स वगैरह भी हैं जो कि आपको कह सकते हैं कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द टॉर्क आर अपोजिट इन दीज टू केसेस ऑफ जनरेटिंग एंड मोटरिंग एक्शन। यानी जो जनरेटिंग है और जो मोटरिंग एक्शन है उसमें दो कंसेप्ट, आपको दो फिगर दिख रहे होंगे। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे दिया गया है, सारे वैल्यूज यहाँ पे सिमिलर दिए गए हैं। फिगर को आप अच्छी तरीके से नेट एंड क्लीन डायग्राम को बनाइएगा विथ प्रॉपर नेमिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फिगर में बताया गया है ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि कंसीडर फिगर 4.6 बी, यानी ये जो आपका फिगर है फॉर द जनरेटिंग एक्शन एंड द इक्वेशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप कैन बी रिटन एज, जैसे कि आप देख सकते हैं ई माइनस आई ए आर ए इज इक्वल टू भी। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या होगा, भी प्लस आई ए आर ए हो जाएगा। और इसको अगर हम बात करें, अगर एक और फॉर्मेट में हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इन द आर्मेचर वो किसके इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस द लोड, यानी जितने भी लोड है उस पे जो वोल्टेज होगा उसका एडिशन किसके और साथ ही साथ आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप जो होगा उसका एडिशन क्या होगा, बराबर होगा। तो वो किसके वैल्यू के इक्वल आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल आएगा जो कि आर्मेचर में होगा। तो सिमिलरली जो 4.6 ए होगा फॉर द मोटरिंग एक्शन, तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो v माइनस आई ए आर ए इक्वल टू ई बनेगा, और यहां से ई का वैल्यू हम लिखना चाहें तो v माइनस आई ए आर ए लिख सकते हैं। तो हेंस we can say that in a generator mechanical power input is equal to electrical power developed, यानी जो आपका मैकेनिकल पावर जो इनपुट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होंगे प्लस इलेक्ट्रिकल पावर लॉस्ट इन द आर्मेचर करंट। यानी जो डेवलप होंगे और जो लॉस होंगे उनके एडिशन के इक्वल क्या होगा, आपका इनपुट पावर यूनिट होगा मैकेनिकल जो कह सकते हैं। अगला पॉइंट जो है इलेक्ट्रिकल मोटर पावर, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप, यानी जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा साथ ही साथ जो लॉस होगा आर्मेचर सर्किट के अंदर वो किसके इक्वल होगा, वो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट के इक्वल होगा। और साथ ही साथ हम एक और कंसेप्ट कह सकते हैं जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, मैकेनिकल पावर ऑफ आउटपुट एट द शाफ्ट, यानी जो मैकेनिकल पावर आउटपुट होगा शाफ्ट का उसका जो समेशन होगा, और साथ ही साथ फ्रैक्शनल लॉसेस जो होंगे उनके समेशन किसके इक्वल होंगे, जो आपका मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है उसके इक्वल होंगे। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। हमने डीसी मोटर को कंप्लीट कर लिया, जो क्लासिफिकेशन था, जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल था, जो कंस्ट्रक्शन था, उन सारे पॉइंट्स को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जल्दी मिलता है तब तक के लिए थैंक यू।